Hello everyone, welcome to Unique Coaching Classes Bajaj Nagar. So students, today we are going to learn the second lesson from the second unit of our syllabus, that is the three questions 2.2, the three questions which was written by Leo Tolstoy. Okay, so actually फर्स्ट वी विल थिंक अबाउट द आवर टाइटल द थ्री क्वेश्चंस. इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है तीन सवाल. तो इस लेसन में हमें तीन सवाल देखने हैं. जो तीन सवाल एक राजा को होते हैं और वो तीन सवालों का जवाब उसे कैसे मिलता है ये हमें देखना है. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी विच टेल्स अस अ वेरी गुड मैसेज टू लिव इन आवर लाइफ. हमारे जीवन में कैसा जीना है इसके बारे में ये कथा कहती है. कौन सी तीन बातें आज हमें पता चलेगी ये हम आज इस लेसन में देखेंगे. तो चलिए पहले देखते हैं कि लियो टॉलस्टॉय के बारे में. सो लियो टॉलस्टॉय हु वाज बोर्न इन 1828 एंड डाइड इन 1910. ओके, एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन. यहाँ पे देखिए उन्होंने दिया है लियो टॉलस्टॉय हु वाज अ रशियन राइटर who is regarded as one of the greatest authors of all time. So as we can see he was a Russian writer. यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो एक रशियन राइटर था और बहुत ही एक ग्रेटेस्ट ऑथर था. यस, बहुत ही फेमस एक राइटर था. ही फर्स्ट अचीव्ड लिटरेरी अक्लेम इन हिज 20s विथ हिज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ. तो उन्हें एक ऑथर के नाम से जाना गया है. उनके 20s में ही जाना गया था जब उन्होंने एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स लिखी थी, ट्रायोलॉजी लिखी थी. ट्रायोलॉजी मीन्स उसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ थ्री रिलेटेड नॉवेल्स. सो इट्स कॉल्ड एज अ ट्रायोलॉजी. तो वो एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी थी. सो इसका आपको पता है कि ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स आत्मकथात्मक, मगर उससे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल क्यों कहा गया है? सो इसका मतलब है कि कुछ पार्ट उन नॉवेल्स में का रियल है और कुछ पार्ट फिक्शनल है. सो रियल एंड फिक्शनल पार्ट ऑफ हिज लाइफ, सो दैट्स कॉल्ड एज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल. ओके, इसलिए उसे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कहा गया है. एंड ट्रायोलॉजी मीन्स वी कैन सी द थ्री और अ ग्रुप ऑफ थ्री रिलेटेड नॉवेल्स. सो वी कैन सी वन यहाँ पे दी गई है. फर्स्ट नंबर की है चाइल्डहुड, दूसरी है बॉयहुड और तीसरी है यूथ. ओके, ऐसी तीन यहाँ पे उनकी नॉवेल्स है इसीलिए उसे ट्रायोलॉजी कहा गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes, a parable is a short story with a moral lesson. A parable usually has human characters. So यहाँ पे कहा गया है कि ये पैरेबल है. पैरेबल मीन्स इसका मतलब होता है एक कहावत है, एक कथा है, एक मोरल स्टोरी है. सो इन्होंने कहा है कि इस व्हाट इज अ पैरेबल. पैरेबल का मतलब होता है इज अ शॉर्ट स्टोरी. एक शॉर्ट स्टोरी है और उसमें एक मोरल लेसन भी है जिससे हमें एक अच्छी बात हमें सीखने को मिलेगी. यस, तो चलिए आगे. पैरेबल यूजुअली हैज़ ह्यूमन कैरेक्टर्स. मगर पैरेबल में ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है उनसे हमें एक मैसेज मिलता है, उससे हम पैरेबल कह सकते हैं. सो दिस पैरेबल कंसर्न्स अ किंग हु वांट्स टू फाइंड द आंसर्स टू व्हाट ही कंसिडर्स टू बी द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन लाइफ. तो ये जो पैरेबल है एक किंग के बारे में है. जो किंग को तीन आंसर चाहिए थे और ऐसे जो क्वेश्चन थे जो कि जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसे तीन क्वेश्चंस उनको लगते थे किंग को और उनके आंसर्स किंग को चाहिए थे. तो देखते हैं कि कैसे उन्हें इन तीन उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे तीन, उनके आंसर्स मिलते हैं. ओके, यस, लेट्स सी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन. वंस अ सर्टेन किंग हैड एन आइडिया. तो एक बार
किंग को आइडिया आती है। सो एक्चुअली स्टोरी टाइप है। इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, इफ ही न्यू हु वेर द राइट पीपल टू लिसन टू एंड हु टू अवॉइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो जो पहला पैराग्राफ है ये 3 क्वेश्चन के बारे में है। तो कौन से 3 क्वेश्चन है देखिए। तो पहला तो क्वेश्चन है इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। एक पहली बात है कि कौन सी भी चीज़ अगर आपको करनी है तो एक कौन सी भी चीज़ करने का राइट टाइम कौन सा होता है ये उन्हें जानना है। दूसरा है इफ ही न्यू हु वेर द राइट पीपल टू लिसन टू, अगर उन्हें ऐसा पता चलता है कि कौन से लोग उनके पास के जो कौन से लोग हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए और जिनका सुनना राइट होगा। ओके। और तीसरा मीन्स एक्चुअली कौन से लोग इंपॉर्टेंट है ये इसका मतलब आता है। और तीसरा जो है हु टू अवॉइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए लाइफ में। ओके। तो ये 3 बातें उनके माइंड में आती है। सो ही वुड, उसके बाद में उन्हें लगता है ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग दैट ही वुड अंडरटेक। अगर उन्हें ये 3 बातों का अगर आंसर मिलता है तो कौन सी भी चीज़ में वो फेल नहीं हो सकते थे। ओके। ऐसा उन्हें लगता है। कौन सा भी उन्होंने काम हाथ में लिया है, अंडरटेक में एक्चुअली वी कैन से काम हाथ में लेना, और कौन सा भी काम हाथ में लेने के बाद वो फेल नहीं हो सकते थे ऐसा उन्हें लगता था। ओके। तो अबो ऑल इफ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट अंडरटेक, अगर उन्हें पता चलता कि कौन सी चीज़ हमने कौन सी चीज़ का काम हमने करना चाहिए, अगर उन्हें पता चलता तो एक्चुअली डेफिनेटली ही वुड बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। सो सिंस ही वॉज कन्विंस दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे, तो उन्हें लगता था कि एक्चुअली वो जो सोच रहे बहुत ही राइट है, बहुत ही परफेक्ट है। अगर ये 3 बातें पता चलती है सो डेफिनेटली ही वुड बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, और ही वुड बी सक्सेसफुल इन ईच एंड एवरीथिंग ही वुड अंडरटेक। ओके। तो ही हैड अ प्रोक्लेमेशन मेड इन हिज किंगडम। सो एक्चुअली व्हाट यू मीन बाय प्रोक्लेमेशन हियर, यहाँ पे जो एक वर्ड है प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट और अ पब्लिक अनाउंसमेंट, जो कि आप कह सकते हैं कि कौन सा भी एक मैटर होता है जो भी उसका इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में जो एक ऑफिशियल और द पब्लिक अनाउंसमेंट होती है उससे आप प्रोक्लेमेशन कह सकते हैं। सो डायरेक्टली यू कैन सी अ अनाउंसमेंट मेड इन हिज किंगडम। किंगडम यानी उसका जो क्या कहते हैं आप, एक कंट्री होते हैं जिसपे वो रूल करता है, उसे आप किंगडम कह सकते हैं। सो ही वुड गिव अ ग्रेट रिवार्ड टू एनीवन who teach him what the right time was for every action, who the most necessary people were and how he might know the most important thing to do। तो उन्होंने 3 बातें उनको जाननी है। तो पहला उन्होंने कहा कि एक्चुअली अगर ये 3 बातों के आंसर कोई देता है तो उसे एक बहुत बड़ा रिवार्ड राजा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो देखिए पहली बात है द राइट टाइम वॉज फॉर एवरी एक्शन। उन्हें पहला जानना था राइट टाइम वॉज फॉर एवरी एक्शन, हर एक बात करने का राइट टाइम कौन सा है वो उनको जानना है। हु द मोस्ट नेसेसरी पीपल वर। ओके। सो दूसरा है द मोस्ट नेसेसरी पीपल वर इन द लाइफ, वी कैन सी हमारे लाइफ में कौन से लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते ये जानना है। और तीसरा है ही माइट नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और कौन सी बात हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट होती है करने के लिए। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। सो ये जो 3 क्वेश्चंस है आपको 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली व्हाट 3 क्वेश्चंस वेर आस्क्ड बाय द किंग, सो डेफिनेटली कैन कॉल एज अ 2 मार्क के लिए 3 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। यस। तो चलिए अब अनाउंसमेंट की है तो आंसर तो देने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, और रिवार्ड अगर राजा से मिलता है तो 100% बहुत सारे लोग आएंगे। पर उससे पहले एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देखो व्हाट इज द राइट टाइम अकॉर्डिंग टू यू। अब अकॉर्डिंग टू यू और वी कैन से सो आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बताना है कि आपको कौन सा टाइम राइट लगता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि एक्चुअली कुछ भी करना है तो प्रेजेंट में करना है। तो मेरे हिसाब से तो प्रेजेंट टाइम सबसे बेस्ट है। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो पैराग्राफ है यहाँ पे, so many learned people came to the court but they all gave different answers. So actually learn means we can see यहाँ पे जो learn word यहाँ पे आया है, learn का मतलब होता है clever people, wise people came to the court but they all gave different answer, मगर उन लोगों के जो आंसर्स थे वो डिफरेंट थे. In a reply to the first question some said, अब पहला क्वेश्चन कौन सा था, टाइम के बारे में था. What is the right time to do anything, or we can say right time for every action. कौन सी बात करने के लिए एक राइट टाइम कौन सा है, ये आपको बताना है. तो उसके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे अभी. तो पहला रिप्लाई आया है यहाँ पे, देखिए आपको पूछ सकते हैं कि पहला रिप्लाई कौन सा था, दूसरा रिप्लाई कौन सा था, तीसरा रिप्लाई कौन सा था, लास्ट रिप्लाई कौन सा था. ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 मार्क के लिए और 2 मार्क के लिए, नहीं तो ये एक ब्लैंक में भी आ सकता है आधा मार्क के लिए. ओके. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, okay, right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. तो पहला रिप्लाई आता है कि राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन आता है, उसके लिए एक उन्होंने कहा है कि एक्चुअली यू मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स. तो एक टाइम टेबल बनाना है आपको, जो भी डेज है, मंथ्स है, ईयर्स है, उनका टाइम टेबल बनाना है, एक टेबल बनाना है क्या कब करना है. तो एंड वी हैव टू लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और उसके हिसाब से आपको स्ट्रिक्टली जीना है. अगर आप ऐसा करते तो वो राइट टाइम होगा, ऐसा उन्हें लगता है. ये पहला आंसर है उसके बारे में. अब दूसरा रिप्लाई जो यहाँ से शुरू होता है, देखो. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. अब दूसरा जो रिप्लाई यहाँ पे आता है वो कहते हैं एक्चुअली इट इज इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल मीन्स वी कैन से इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बिफोर हैंड का मतलब क्या होता है, बिफोर समथिंग टेक्स प्लेस. ओके, बिफोर समथिंग टेक्स प्लेस मीन्स पहले ही हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा टाइम किसी एक्शन के लिए राइट है, ये हम बता नहीं सकते. ऐसा एक आंसर यहाँ पे आया था. उसके बाद में उन्होंने कहा उसी सेकंड आंसर में, बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्सॉर्ब इन आइडल पास टाइम्स, वन शुड ऑलवेज अटेंड ओके टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड देन डू दैट विच वॉज मोस्ट इसेंशियल. तो एक पहली बात उन्होंने ये कहा है कि एक्चुअली आइडल जो पास टाइम होता है उसमें आप एब्सॉर्ब मत होना नहीं चाहिए. लेटिंग मीन्स यहाँ पे उसका मतलब होता है नॉट अलोइंग. नॉट लेटिंग मीन्स नॉट अलोइंग वन सेल्फ बी एब्सॉर्ब इन आइडल पास टाइम. जो भी एक फालतू का पास टाइम हम करते हैं उसमें हमने अलो नहीं करना चाहिए हमारी लाइफ में. मगर जो भी हम बातें करते हैं, ओके, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, ओके, सो देन डू दैट विच वॉज मोस्ट इसेंशियल. जो भी हमारे जीवन में चालू है वो करना चाहिए, और उसमें जो इसेंशियल इंपॉर्टेंट लगता है वो बात हमने करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है यहाँ पे. चलिए आगे. ये 8 ऑदर सेड, और तीसरा देखिए, तीसरा जो यहाँ पे रिप्लाई आता है, 8 ऑदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, so that the king should instead have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything. अब तीसरा और लास्ट जो रिप्लाई आता है टाइम के बारे में, राइट टाइम के बारे में, वो कहते हैं कि एक्चुअली इट वाज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. अब हर एक एक्शन के लिए राइट टाइम कौन सा है एक व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता है. तो उन्होंने कहा है कि एक्चुअली द किंग शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल. एक जो लोग होते हैं, वाइज पीपल होते हैं, उनकी एक समिति बनानी चाहिए, और दोज पीपल वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग. कुछ भी बात करनी है तो वो बात कब करनी है, कौन सा टाइम पे, कौन से टाइम पे करनी है, तो राइट टाइम वो लोग बताएंगे, वो काउंसिल बताएगी, ऐसा उन्होंने कहा है. तो बहुत सारे लोग वहां पे होने चाहिए, ऐसा उन्होंने उनका कहना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इक्वली वेरिड वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन. अब इसी तरह डिफरेंट आंसर्स सेकंड क्वेश्चन के लिए भी आए थे. तो अब दूसरा क्वेश्चन था द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ. तो देखिए दूसरे
सम सेड, अब पहला रिप्लाई आता है, सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर his counselors, others the priest, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. अब दूसरे के बारे में दूसरा जो क्वेश्चन है, who were the most people or the most important people in the our life. तो पहला एक आंसर आया था, जो काउंसिलर्स होते हैं राजा के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. कुछ लोगों ने कहा द प्रीस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी पुरोहित वगैरह पादरी होते हैं, और वी कैन सी जो साधु संत होते हैं, जो वाइज होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं. कुछ ने कहा द डॉक्टर्स वेर इंपॉर्टेंट, एंड कुछ ने कहा द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. वॉरियर्स जो योद्धा लोग होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सोल्जर्स लोग होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा उनका कहना है. सो एक्चुअली ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट आते हैं. देखिए, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअली the most sorry we can call it the people most needed by the king. okay, तो राजा को जो भी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों का नाम क्या है, तो वो 4 लोग हैं. उन एक्चुअली इट इज़ द व्यू ऑफ द पीपल नॉट ऑफ द किंग. राजा का व्यू नहीं था, ये लोगों का व्यू था कि एक काउंसिलर्स, दूसरा है प्रिस्ट, थर्ड है द डॉक्टर्स, एंड चौथा है द वॉरियर्स. ये 4 पॉइंट आपको देने हैं 2 मार्क के लिए. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. यस, नेक्स्ट पेज इज देयर 53 पेज नंबर. यस, हाँ, तो चलिए देखते हैं. अब थर्ड क्वेश्चन जो है, राइट थिंग टू डू. अब कौन सी थिंग है जो बहुत ही राइट है करने के लिए. तो देखिए, टू द थर्ड क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, कौन सी बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में. Some replied that the most important thing in the world was science. कुछ लोगों ने बताया कि साइंस सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे लाइफ में. ओके, ये पहला रिप्लाई. सेकंड रिप्लाई देखिए, others said it was skill in warfare. और दूसरों का रिप्लाई है कि वॉरफेयर में जो भी एक वॉर होती है उसमें जो स्किल लगते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. देखिए, एंड अदर्स अगेन दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप. और कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप, जो भगवान को मानते हैं वो कहेंगे धार्मिक जो विधि होती है, पूजा होती है, उसको इंपॉर्टेंस दिया है, वो हमने करनी चाहिए, ऐसा कहा. तो ऐसे 3 आंसर्स यहाँ पे आए थे तीसरे क्वेश्चन के लिए. तो देखिए, हर एक क्वेश्चन के लिए कौन से रिप्लाई आए हैं ये आपको पूछे जा सकते हैं, तो 2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है. ओके, तो सब बातें आप पॉइंट आउट कीजिए. ओके, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं. मगर यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स आए. द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दीज आंसर्स एंड गिव द रिवार्ड टू नन. अब इनमें से कौन सा भी आंसर किंग को अच्छा नहीं लगा और उसने किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया. अब बाद में क्या, तो बाद में देखिए क्या होता है. जो अगला पैराग्राफ है हम वो पढ़ेंगे अभी. He decided instead to go to a hermit who was widely renowned for his wisdom. अब hermit means what? hermit का मतलब होता है एक साधु, संत, एकांतवासी, जो सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, उसे आप hermit कह सकते हैं. ओके, तो उन्होंने कहा है कि एक्चुअली वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम, जो कि बहुत ही फेमस था उसके विजडम के लिए. विजडम मीन्स उसका जो ज्ञान था वो बहुत ही अच्छा था, और वी कैन से दैट ही वॉज वेरी क्लेवर पर्सन इन दैट एरिया, सो दैट्स वाई ही वॉज रिनाउंड फॉर दैट थिंग. तो उसके पास जाने का उन्होंने डिसाइड कर लिया. देखिए, द हर्मिट लिव्ड इन अ स्मॉल हट इन अ फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट. तो हर्मिट कहाँ रहता था, तो ही वॉज लिविंग इन अ स्मॉल हट, जो भी एक छोटी झोपड़ी वगैरह होती है फॉरेस्ट में, उस फॉरेस्ट में, जंगल में रहता था. एंड विच ही नेवर लेफ्ट, और वो वहाँ से कहीं नहीं जाता था. ओके, वही उसी झोपड़ी में रहता था. सो ही स्पोक ओनली टू कॉमन फोक. यहाँ पे ये जो कॉमन फोक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है. कॉमन फोक का मतलब होता है कॉमन पीपल, फोक का मतलब है पीपल, PEOPLE, पीपल मीन्स लोग, जो सामान्य लोग होते हैं उनसे ही वो बातें करता था. जो भी रॉयल फैमिली है उनसे वो बात नहीं करता था, जो रिच पीपल है उनसे वो बात नहीं करता था, मगर सामान्य जो लोग हैं उनसे वो बात करता था.
सो द किंग put on simple clothes and approaching the hermit's cell dismounted his horse and left his bodyguard behind. अब देखिए, तो किंग ने क्या किया, सिंपल क्लोथ्स परिधान किए एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेल, जैसे उसे लगा कि हर्मिट की जो सेल, सेल मीन्स सेल का मतलब होता है हट, उसका मतलब क्या होता है हट. सो जो भी हट है पास आते देखा तो उन्होंने क्या किया कि वो डिसमाउंटेड हिज हॉर्स. अब डिसमाउंटेड का मतलब होता है गेट डाउन, मीन्स नीचे उतरे. हिज हॉर्स एंड लेफ्ट हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, और उनके जो बॉडीगार्ड है वो भी उन्होंने पीछे छोड़ दिए थे. तो चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं. मगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए. वाई डिड द किंग गॉट टू द हर्मिट इन डिस्गाइज. तो राजा ने एक वेशभूषा जो बनाई थी, एक सिंपल क्लोथ जो परिधान किए थे, वो क्यों किए थे. तो उसका आंसर है यहाँ पे कि एक्चुअली दैट द हर्मिट वाज स्पीकिंग टू ओनली कॉमन पीपल और द कॉमन फोक. ये इसका आंसर होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हेन द किंग अराइव्ड द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. अब जब राजा वहाँ पे पहुँचा तो हर्मिट क्या कर रहा था, ही वाज डिगिंग. अब डिगिंग का मतलब होता है खोदना, तो खोद काम करना आप उसे कह सकते हैं. सो उसके हट के सामने वो क्या कर रहा था, जो भी झोपड़ी है झोपड़ी के सामने खोदने का काम कर रहा था. ही ग्रीटेड द किंग बट वेंट ऑन डिगिंग. उन्होंने राजा का स्वागत किया, मगर उन्होंने ये एक्चुअली उन्होंने सामान्य व्यक्ति के एक कपड़े पहने थे, मगर यहाँ पे कहा गया है कि राजा को उन्होंने एक स्वागत किया उनका, और उसने वो खोदने का काम चालू रखा. द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक. अब उनका अपीयरेंस बताया हर्मिट का, जो भी साधु है वो कैसा था, फ्रेल था. फ्रेल मीन्स उसका मतलब यहाँ बताया डेलिकेट, बहुत ही डेलिकेट था. वीक था, वीक मीन्स आप कह सकते कि बहुत ही थीन वगैरह, और उनमें कोई भी फोर्स नहीं था. उस फोर्स के बारे में आप कह सकते हो उसे. ओके. एंड ईच टाइम ही स्टक द ग्राउंड विथ द स्पेड एंड टर्न ओवर लिटल अर्थ. ही ब्रीथ हेवीली. अब हर बार वो जो उसका फावड़ा है, स्पेड मीन्स क्या, फावड़ा, वो मारता था ज़मीन पे, और ज़मीन पे मारने के बाद एक छोटा सा जो मट्टी, जो छोटी सी मट्टी जो होती है, छोटा सा एक जो पार्ट होता है वो निकलता था. और उसके बाद जो उसकी जो ब्रीदिंग थी वो बहुत ही हेवीली चल रही थी, सांसें फूट रही थी, वो बहुत ही टायर्ड हो गया था. यस. तो इससे आप पता चल सकता है कि उसकी एक फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो कैसी होगी. ओके. द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड. अब किंग वहाँ पे गया और उसने कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर द 3 क्वेश्चंस. मैं यहाँ पे, उन्होंने कहा वाइज हर्मिट, वाइज मीन्स क्लेवर, आपको बताया मैंने. हर्मिट मीन्स साधु. साधु के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछने को आया हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम. अब उन्होंने पहला पूछा कि कौन सी भी चीज़ करने का जो राइट टाइम होता है वो मुझे कैसा पता चलेगा. हु आर द राइट पीपल और हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड. कौन से जो लोग हैं जो मेरे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और तीसरा है टू हुम शुड आई देयर फॉर पे मोस्ट अटेंशन. और इसी वजह से मैं मैंने मेरे जीवन में किसे ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, किसके तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन. और कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे थिंग्स है जिसके तरफ मैंने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फर्स्ट अटेंशन मेरा रहना चाहिए, और जिसे मैंने इंपॉर्टेंस लाइफ में देना चाहिए. ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसा उन्होंने पूछा. तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे थे उस हर्मिट को. ओके. चलिए देखते हैं आंसर मिलता है क्या. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग. अब हर्मिट ने वो 3 बातें, 3 जो क्वेश्चन है वो तो सुन लिए, मगर ही सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा. ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड. उसने अपने हाथ को थूक लगाया और रिज्यूम डिगिंग, और उसने जो उसका जो काम था वो कंटिन्यू कर लिया. जो वो खोदने का काम कर रहा था वो खोदने का काम उसने कंटिन्यू कर दिया. ओके. रिज्यूम का मतलब यहाँ पे बताया, देखो, कंटिन्यूड आफ्टर अ पॉज, थोड़ा ठहरने के बाद उसने उसका काम कंटिन्यू कर दिया. द किंग वॉच्ड इन साइलेंस फॉर अ वाइल. अब राजा ने थोड़ा
साइलेंट रह के, शांत रह के देखा थोड़ी देर के लिए. देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट ही सेड, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू. तो अब थोड़ा सा बुरा लगा राजा को कि एक्चुअली बहुत ही विवेक ऐसा हर्मिट है और वो खोद रहा है, थोड़ा सा टायर्ड हो गया है. तो इसलिए उसने कहा, थोड़ा सा बुरा लगने के बाद उन्होंने कहा, यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं, लेट मी टेक अ स्पेड, मुझे ये जो स्पेड है ये लेने दीजिए और थोड़ा सा काम मुझे भी करने दीजिए. सो द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. अब हर्मिट ने भी कुछ नहीं कहा और उसने डायरेक्टली स्पेड उनके हाथ में दे दिया राजा के और वो ग्राउंड पे बैठ गया. वेन ही हैड डग 2 बेड्स, अब उन्होंने 2 बेड्स मीन्स एक्चुअली यू कैन सी अ स्पेस एरिया. बेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, स्पेस एरिया और अ पैच ऑफ लैंड. उन्होंने 2 पैच ऑफ लैंड पूरे किए थे खोद के. द किंग स्टॉप्ड, अब राजा ठहर गया. रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, फिर से वो 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे. द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, मगर हर्मिट ने कुछ भी आंसर नहीं दिया. बट रोज स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ रेस्ट वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट. मगर हर्मिट में कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी आंसर नहीं दिया. वो उठ गया और उसने हाथ फैलाए किसके लिए, तो स्पेड के लिए, जो फावड़ा होता है, फावड़ा दीजिए करके उन्होंने हाथ फैलाए थे. और उन्होंने कहा, अब तुम थोड़ा सा आराम करो और मुझे थोड़ी देर के लिए काम करने दो. अ बिट, यहाँ पे अ बिट का मतलब होता है सम टाइम, बिट का मतलब है सम टाइम. देखिए आगे, बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. मगर राजा ने वो जो फावड़ा है वो नहीं दिया और उसने उसका काम खोदने का चालू रखा. ओके, तो उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे सो 1 hour पास्ट एंड अनदर. अब 1 घंटा हो गया, उसके बाद का भी टाइम हो गया, 1 और घंटा हो गया. द सन बिगैन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज. अब एंड द किंग एट लास्ट टक द स्पेड into the ground and said, I came to you, wise one, for an answer to my questions. अब संध्या होने लगी. जो सूरज था वो भी अब झुकने लगा था, डूबने लगा था. मीन्स एक्चुअली सिंक का मतलब होता है गो डाउन. अब जो सूरज भी था वो नीचे आ गया था, संध्या होने लगी थी, अंधेरा गिरने लगा था. सो एक्चुअली कैन से द किंग एट लास्ट. अब राजा ने क्या किया, जो फावड़ा था फावड़ा वो जमीन पे रख दिया. एंड उसने कहा कि एक्चुअली मैं आपके पास आया हूँ किस लिए, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन. सो एक्चुअली व्हाट वाज माई आंसर, सो क्वेश्चंस आर देयर, आई जस्ट आस्क यू 3 क्वेश्चंस एंड आई केम फॉर देयर आंसर्स टू यू. मैं किस लिए आया हूँ, वो 3 जो क्वेश्चन है उनके आंसर मुझे चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया था. इफ यू कैन गिव मी नन, अगर आप मुझे एक का भी आंसर नहीं दे सकते तो प्लीज से सो एंड आई विल गो होम. अगर नहीं दे सकते तो मुझे बताइए, मैं घर चला जाऊंगा. सो हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इट इज. मगर तभी हर्मिट कहता है कि एक्चुअली देखो वो उधर से कोई तो भी भागते आ रहा है, लेट अस सी हु इट इज, और वो कौन है हम देखेंगे. तो यहाँ तक एक स्टोरी हमने देखी है कि यहाँ तक एक कुछ भी आंसर हमें मिला नहीं है, मगर आगे देखेंगे जो भी आगे का आंसर है वो हम उसका आंसर मिलेगा हमें. ओके, यस. तो हम यहाँ पे ठहरते हैं. द रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू वेरी मच.